हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेनजी लर्निंग विद निकिता। हमारे इग्नू एमबीए सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, सैम्पलिंग और उसके टाइप्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये टॉपिक एमएमपीसी 5 का पार्ट है और एग्जाम्स में इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझने के साथ, एकदम सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहले बेसिक समझते हैं सैम्पलिंग होता क्या है। सैम्पलिंग का सिंपल मतलब है पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा ग्रुप चूज करना जिस पे हम स्टडी करते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी के 10 लाख कस्टमर्स हैं। अब सबसे फीडबैक लेना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कंपनी क्या करती है, कुछ 100 या 1000 कस्टमर्स का फीडबैक ले लेती है और उनके बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन ड्रॉ कर लेती है, राइट? सो सिंपल वर्ड्स में सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट इट। मतलब जो बड़े ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे कहते हैं पॉपुलेशन, और उसमें से जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है वो है सैम्पल। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाई सैम्पलिंग इज इम्पॉर्टेंट। सैम्पलिंग ज़रूरी क्यों है? बिकॉज स्टडिंग द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग बोथ। मतलब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर ही नहीं सकते, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है एंड फिजिबल भी नहीं है। सो सैम्पलिंग ज़रूरी है, स्पेशली जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, क्योंकि अगर सैम्पल सही तरीके से सेलेक्ट हुआ है तो रिजल्ट्स एक्यूरेट एंड रिलायबल मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, सैम्पलिंग से रिसर्च मैनेजेबल बन जाती है। सो रिसर्च में सैम्पलिंग एक कोर स्टेप होता है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग की दो मेन कैटेगरीज होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है जहाँ हर मेंबर के पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। ओके, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है जहाँ रिसर्चर डिसाइड करता है कि कौन सैम्पल में आएगा, राइट? तो चलिए अब इन दोनों को डिटेल में समझते हैं विद रियल एग्जांपल्स। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक एलिमेंट के पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का, राइट? मतलब इसमें बायस कम होता है और सैम्पल पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। अब इसके मेन टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये नाम से ही क्लियर है, रैंडम सिलेक्शन। मतलब इसमें हर पर्सन या एलिमेंट के पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का, राइट? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी में 500 एम्प्लॉयज़ हैं और मैनेजमेंट 50 का सैंपल लेना चाहता है। सो वो रैंडम नंबर्स या लॉटरी सिस्टम यूज़ करेगा। मतलब हर एम्प्लॉय का इक्वल चांस होगा सेलेक्ट होने का एज अ सैंपल, राइट? सो इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इसका एडवांटेज ये है कि ये अनबायस्ड और सिंपल है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि अगर पॉपुलेशन बड़ी है तो इसको इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट होगा। अब नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 एम्प्लॉयज़ में से हमें 100 एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करने हैं तो हम हर 10th एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे आफ्टर अ रैंडम स्टार्ट। मतलब जैसे फर्स्ट हमने रैंडमली सेलेक्ट किया 5th एम्प्लॉय, देन 15th, देन 25th, देन 35th एंड सो ऑन। सो मतलब हर nth टर्म लेंगे हम इसमें और एक पैटर्न फॉलो करेंगे। ये होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, इसका एक एडवांटेज है कि ये इजी टू यूज़ है एंड इट सेव्स टाइम। बट इसकी लिमिटेशन है कि अगर लिस्ट में कोई हिडन पैटर्न है, लाइक एवरी 10th पर्सन सेम डिपार्टमेंट का है, तो इससे बायसनेस हो सकती है। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें पॉपुलेशन को स्ट्रेटा या ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे जेंडर, एज, इनकम ग्रुप एक्सेट्रा। फिर हर ग्रुप में से रैंडम सैंपल लिया जाता है। मतलब इसमें हम पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे पहले और उसके बाद उन ग्रुप्स में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पूरी पॉपुलेशन को इनकम ग्रुप के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, मतलब लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप, और फिर इन सभी ग्रुप्स में से प्रोपोर्शनेट रैंडम सैंपल्स लेते हैं। सो दिस इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब इसका एडवांटेज ये है कि इसमें सब ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि पॉपुलेशन के डिटेल्ड डेटा की ज़रूरत होती है इसमें। उसके बाद आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को क्लस्टर्स या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और कुछ क्लस्टर्स को रैंडमली सेलेक्ट करके उनके सभी मेंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के 5 मेजर सिटीज़ में से हम रैंडमली 2 सिटीज़ चूज़ कर लें और उन दोनों के सभी हाउस होल्ड्स पर सर्वे करते हैं। सो दिस इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। अब ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से डिफरेंट कैसे है? स्ट्रेटिफाइड में हम पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करके उन ग्रुप्स में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, बट क्लस्टर सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करके पूरे के पूरे क्लस्टर को ही सेलेक्ट करते हैं अपने सैंपल में, मतलब उस क्लस्टर के सभी मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं, राइट? अब इसका एडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और ईजी है फॉर लार्ज पॉपुलेशंस, बट इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस हैं अगर सेलेक्टेड क्लस्टर्स डिफरेंट नेचर के हो तो। उसके बाद सबसे लास्ट में है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें मल्टीपल स्टेजेस में सैंपल सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले रैंडमली स्टेट सेलेक्ट करते हैं, फिर उन स्टेट्स में से सिटीज़ और फिर उन सिटीज़ में से हाउस होल्ड्स, यानी हर स्टेज पर सिलेक्शन और नैरो होता जाता है। दिस इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसका एडवांटेज ये है कि लार्ज एरिया में सैंपल लेना ईजी और प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि हर स्टेज में सैम्पलिंग एरर थोड़ा बढ़ सकता है। अब एक क्विक रिकैप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स का। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लॉटरी स्टाइल की तरह है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसमें एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, पॉपुलेशन को डिवाइड करके सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। क्लस्टर सैम्पलिंग, रैंडमली क्लस्टर सेलेक्ट किए जाते हैं। एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन होता है। ओके, अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। यहाँ सिलेक्शन रैंडम नहीं होता, बल्कि रिसर्चर की जजमेंट, कन्वीनियंस या अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सो इसमें बायस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये सैम्पलिंग फास्ट, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स में सबसे पहले है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर वही रिस्पॉन्डेंट्स चूज करता है जो इजीली अवेलेबल हो, मतलब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ कि मैं कॉलेज कैंपस में ही सर्वे कर लेती हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स इजीली मिल जाते हैं। सो इजी एक्सेस एंड क्विक रिस्पॉन्स, सो दिस इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसका एडवांटेज ये है कि ये क्विक है और इनएक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें रिजल्ट्स पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। उसके बाद है जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर अपने जजमेंट के बेसिस पर सैंपल सेलेक्ट करता है जिनको वो रेलिवेंट समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें HR प्रैक्टिसेस पर स्टडी करनी है तो हमें एक कंपनी के HR मैनेजर्स को चूज़ करें क्योंकि हमारे पर्पस को पूरा करेंगे, राइट? सो इसका एडवांटेज ये है कि इसमें डेटा टारगेटेड और फोकस्ड है, मीन्स हमें पता है कि हमें अपने पर्पस के अकॉर्डिंग कैसा सैंपल चाहिए। लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि इसमें पर्सनल बायस हो सकता है सैंपल सेलेक्ट करते टाइम। अब नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। यहाँ पॉपुलेशन को कैटेगरीज में डिवाइड करके हर कैटेगरी का सर्टेन कोटा फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्वे में बोला गया कि 60% मेल और 40% फीमेल रिस्पॉन्सेज चाहिए। अब रिसर्चर अपने हिसाब से रिस्पॉन्डेंट्स चूज करता है, बस कोटा मेंटेन होना चाहिए। ओके, अब इसका एडवांटेज ये है कि इसमें सारे मेजर ग्रुप्स तो कवर हो जाते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि इसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं होता, सो ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब सबसे लास्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये मेथड स्पेशली यूजफुल होता है जब टारगेट पॉपुलेशन रीच करना डिफ़िकल्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ड्रग यूज़र्स या रेयर डिजीज़ पेशेंट्स। इसका एक प्रोसेस होता है, इसमें एक रिस्पॉन्डेंट दूसरे को सजेस्ट करता है, फिर वो नेक्स्ट को, एंड सो ऑन, जैसे स्नोबॉल बनता जाता है। अब इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हिडन पॉपुलेशन तक रीच होती है क्योंकि एक रिस्पॉन्डेंट ही हमें अपने दूसरे सैंपल तक लेके जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस ये है कि इसमें बायसनेस हो सकती है और लिमिटेड वैरायटी है। अब एक क्विक रिकैप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स का। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में वही सैंपल चूज किया जाता है जो इजीली एक्सेसिबल हो। जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग में अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। कोटा सैम्पलिंग में एक सर्टेन कोटा फिक्स किया जाता है। एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक सैंपल से दूसरे सैंपल तक रीच मिलती है। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिलेक्शन के बेसिस पे देखें तो प्रोबेबिलिटी में सैंपल सिलेक्शन बहुत ही रैंडम होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में नॉन रैंडम। बायसनेस के बेसिस पे देखें तो प्रोबेबिलिटी में कम बायसनेस होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा होती है। रिप्रेजेंटेटिवनेस के बेसिस पे देखें तो प्रोबेबिलिटी में सैंपल्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन को ज़्यादा अच्छे से हाईली रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में कम।
कॉस्ट एंड टाइम के बेसिस पे देखें तो प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कॉस्ट एंड टाइम इंकर होता है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में कम। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।